नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। रायगढ़ जिला अंतर्गत चांडिल, निमडी, कुकड़ू, ईचागढ़, तिरुल्डी, चौका समेत विभिन्न क्षेत्रों में गुरुवार को सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखा। कोरोना संक्रमण और मिनी लॉकडाउन के कारण कई सुहागिन महिलाओं ने घर में ही बरगद की डाली को स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना की और पति की लंबी आयु की कामना करी। वहीं कई जगहों पर बरगद के पेड़ के नीचे भी पूजा अर्चना की गई और कथा सुनी गई। पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में फलों का चढ़ावा चढ़ाकर भक्तों में वितरण किया गया। महिलाएं 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष का परिक्रमा करते हुए और धागा लपेटकर पति की लंबी आयु की मुरादें मांगी है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति सहित संतान की कामना की भी पूरी होती है। कहा गया है कि इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रदेश कांग्रेस विरोध करेगी। इसको लेकर के 11 जून को सूबे के सभी पेट्रोल पंप में धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम एक साथ पूरे झारखंड में दिन के 11 बजे शुरू किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर सभी विधायकों, जिला अध्यक्षों व महानगर अध्यक्षों को निर्देश दे दिया गया है कि सभी अपने अपने जिलों व शहरों के निकटतम पेट्रोल पंप पर धरना कार्यक्रम आयोजित करें। सिन्हा ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव बरियातू पेट्रोल पंप के पास धरना देंगे। इस मौके पर पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। हाल के दिनों में देखा गया है कि राज्य और केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकार हो तो सीएमओ और राजभवन के रिश्ते में चाहे अनचाहे खटास आ ही जाती है। पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच काफी कड़वाहट देखने को मिली। कुछ ऐसा ही माहौल झारखंड में भी बनता दिखाई दे रहा है। कई मुद्दों पर राजभवन का हस्तक्षेप राज्य सरकार को नागवारा लग रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मामलों के बारे में जिन्हें लेकर सीएमओ और राजभवन आमने सामने खड़े हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि टीएसी को लेकर राजभवन और सरकार सबसे ज्यादा बार आमने सामने दिखे हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद टीएसी के सदस्यों का मनोनयन कर 2 बार राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन दोनों बार राजभवन की तरफ से इसे वापस सरकार को लौटा दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से नई नियमावली ही बना दी गई। नियमावली में पूरा पावर सीएम को दे दिया गया है। नई नियमावली के मुताबिक अब टीएसी के सदस्यों के चयन में राज्यपाल का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस मुद्दे को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है। बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल की शक्तियां खत्म करके सरकार ने असंवैधानिक काम किया है। वहीं दूसरी तरफ डीजीपी को 2 बार राजभवन तलब किया गया। पहली बार महिलाओं की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए राजभवन की तरफ से डीजीपी को बुलाया गया था, तो दूसरी बार विवादों में रही सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की मौत को लेकर के राज्यपाल ने डीजीपी को तलब किया है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर उड़ीसा सरकार ने भगवान जगन्नाथ के प्रमुख निवास पुरी को छोड़ करके राज्य के सभी स्थानों पर रथ यात्रा उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है। उड़ीसा विशेष राहत आयुक्त प्रदीप के जैना ने कहा है कि 12 जुलाई से शुरू होने वाली पूरी रथ यात्रा को भक्तों के बिना केवल सेवकों के साथ आयोजित किया जाएगा। रथ यात्रा के संचालन के लिए पिछले साल जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उड़ीसा विशेष राहत आयुक्त ने कहा कि उड़ीसा सरकार ने हमेशा जनता की सुरक्षा और भलाई को सर्वोच्च महत्व दिया है। चूँकि यह उड़ीसा और बाहर बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला एक सामूहिक त्योहार है, इसलिए उत्सव में सार्वजनिक भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। केवल कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ पूरी तरह से टीकाकृत सेवकों को ही अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून 2020 को कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एहतियात के तौर पर रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जिसमें कर्फ्यू शामिल था। उड़ीसा सरकार ने कहा था कि सार्वजनिक उपस्थिति के बिना उत्सव का संचालन संभव है, जिसके बाद कोर्ट ने रथ यात्रा निकाले जाने को लेकर रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने पुरी में प्रवेश मार्गों को बंद करने और राज्य सरकार को कर्फ्यू लगाने का निर्देश भी दिया था।
झारखंड राज्य में फिर से 3 उप राजधानी बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को इसके लिए चुना गया था। झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की थी कि हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल ने हेमंत सरकार को उनके किए वादों को याद दिलाने का काम किया। मनीष जायसवाल ने ट्वीट करके कहा है कि गठबंधन सरकार के घोषणा पत्र के अनुरूप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग को उप राजधानी का दर्जा अविलंब दे, जिससे जिले में रुकी हुई विकास का पहिया दोबारा चल सके। गांवों तक विकास कार्यों को गति देने और योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए यह बेहद आवश्यक है। जायसवाल के अनुसार कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अब राज्य उबरने लगा है। अब अगला लक्ष्य राज्य में विकास को गति देने का हो। महामारी की आड़ में आखिर कब तक सरकार अपनी नाकामियों को छिपाती रहेगी? उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि अब हजारीबाग को उप राजधानी का दर्जा देकर उसके समग्र विकास की राह खोली जाए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा रद्द करने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ऐसे में 10वीं और 12वीं की परीक्षा तत्काल रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। इसके बाद आईसीएसई बोर्ड समेत देश के अन्य राज्यों ने भी 10वीं व 12वीं की स्टेट बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है, परंतु झारखंड सरकार द्वारा जैक बोर्ड पर अभी तक निर्णय नहीं लेने से छात्रों में उहापोह की स्थिति है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर भय बना हुआ है। दूसरी लहर में भी कई छात्र संक्रमित हुए थे। इस कारण परीक्षा को लेकर छात्रों के साथ ही उनके अभिभावक भी तनाव में हैं। ऐसी स्थिति में झारखंड सरकार को संवेदनशीलता के साथ सोचने की जरूरत है। 23 मई को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी परीक्षा रद्द करने की वकालत की थी, लेकिन इसके बावजूद आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी झारखंड सरकार ने राज्य बोर्ड की परीक्षा पर कोई निर्णय नहीं लिया है। यह उनके राजनीति करने का तरीका को दर्शाता है। रघुवर दास ने कहा है कि अब निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। जल्द निर्णय लेने से छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों को राहत मिलेगी और बच्चे आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल लैंपस के पूर्व चेयरमैन एवं रसुनिया पंचायत के पूर्व मुखिया अखूराम माझी का गुरुवार की बीती रात को निधन हो गया। वे 65 वर्ष के थे तथा वे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। बता दें कि अखूराम माझी वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2006 तक चांडिल लैंपस में चेयरमैन के पद पर रहे हैं। वे काफी मिलनसार थे। उनके आकस्मिक निधन से रसुनिया पंचायत में शोक व्याप्त है। इधर अखूराम माझी के पुत्र चांडिल लैंपस के लेखा पाल वतन माझी ने बताया कि गुरुवार की देर रात करीब 2 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अखूराम माझी को उनके पैतृक आवास रसुनिया में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान समाज के कई गणमान्य लोगों के सहित ग्रामीण उपस्थित थे। चतरा जिले की विशिष्ट नगर थाना पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 17 मवेशियों को बरामद किया है। पशु तस्कर इन जानवरों को दूध डिलीवरी करने वाले कंटेनर में लेकर जा रहे थे। हालांकि तस्कर और वाहन का चालक पुलिस को चकमा देकर 9-2-11 हो गए। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हुई थी। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि पशु तस्कर कंटेनर में भर करके पशुओं की तस्करी करने के लिए ले जा रहे हैं, जबकि कंटेनर दूध डिलीवरी करने वाला है। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वशिष्ठ नगर थाना प्रभारी को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी ने छापामारी दल गठित कर छापामारी टीम ने बिहार की ओर से आ रही यूपी 80BT 021 नंबर के कंटेनर को रोका और तलाशी शुरू करनी चाहिए तो चालक और उस पर सवार हुए कुछ लोग वाहन छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस वाले जब तक समझ पाते तब तक काफी विलम्ब हो चुका था। दूध की डिलीवरी वाहन में मवेशी लदे थे। सभी मवेशियों को गरीबों में बांट दिया गया।
राजधानी रांची सहित झारखंड के अन्य जिलों में प्री मानसून की बारिश अब शुरू हो गई है। राज्य के कई हिस्सों में अगले 11 जून तक हल्की बारिश के साथ तेज हवा चल सकती है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इसके साथ ही वज्रपात और तेज हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसे मौसम की स्थिति 11 जून तक बनी रहेगी। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में प्री मानसून की स्थिति सामान्य रहेगी। राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही कई स्थानों पर वज्रपात भी हुआ है। हालांकि अब तक वज्रपात से किसी की मौत की सूचना नहीं है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश साहिबगंज के राजमहल में 26 मिमी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दुमका में 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात में सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रांची मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने गुरुवार को बताया कि 3 जून को केरल में मानसून दस्तक दे चुका है और धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इसी कारण 8 से 11 जून तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 13 जून से झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में मानसून की बारिश शुरू होने की संभावना है। दुमका जिला अधिवक्ता संघ के खिलाफ अधिवक्ताओं ने गुरुवार को रोष प्रकट किया। अधिवक्ताओं में नाराजगी संघ कल्याण कोष से आर्थिक मदद नहीं करने को लेकर के थी। अधिवक्ताओं ने संघ संयुक्त सचिव सोमनाथ दे को खूब भला बुरा भी कहा। अधिवक्ताओं ने संघ पदाधिकारी से दुर्व्यवहार करते हुए धक्का मुक्की भी की। यहाँ तक कि जूनियर अधिवक्ताओं ने खुलेआम संयुक्त सचिव को जल्द वेलफेयर फंड से आर्थिक मदद नहीं करने पर पिटाई की धमकी दे डाली। बाद में काफी समझाने बुझाने पर अधिवक्ता और लिपिक माने। उसके बाद मामला शांत हुआ। अधिवक्ताओं ने वेलफेयर फंड से पैसे देने की अनुमति के बाद भी भुगतान में साजिशन विलम्ब करने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधिवक्ता और लिपिक ने संघ समेत जनप्रतिनिधियों से भी मदद का गुहार लगाई थी। कई बार आवेदन संघ के नाम से आवेदन सौंप आर्थिक मदद मुहैया कराने का आग्रह कर चुके हैं। पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन होने और कई माह से झारखंड अधिवक्ता संघ के निर्देशानुसार न्यायिक कार्य से दूर रहने के कारण माली हालत कमजोर हो चुकी है। जूनियर अधिवक्ताओं और लिपिक संघ भुखमरी के कगार पर है। आक्रोशित अधिवक्ताओं के कोप का भाजन संयुक्त सचिव को बनना पड़ा। हालांकि बाद में संघ ने जल्द ही वेलफेयर फंड से सहायक राशि मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।